नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहेगी राजस्थान सेवा नियम। आज इसकी यह वीडियो नंबर 3 रहेगी। हमने स्टार्ट कर रखा है RSR का अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है वैदेशिक सेवा। और वैदेशिक सेवा इस चैप्टर में आपके रूल हैं 141 से 147 तक, 141 से 157 तक। हमने 144 तक कर लिया था लास्ट वीडियो में, और अभी तक आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी है तो आपको आगे वाली वीडियो समझ नहीं आएगी। लास्ट अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर दी है, ये तीसरी वीडियो है। और स्पेशल फॉर जूनियर अकाउंटेंट और TRA का एग्ज़ाम है, उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आज हम 145 नंबर करेंगे। 145 में है अवकाश एवं पेंशन अंशदान। 146 में है अंशदान की दर। 147 में है अंशदान की गणना। 148 में है अंशदान छोड़ना एवं छूट देना। 149 में है अंशदान के बकाया पर ब्याज। और 150 में है वैदेशिक सेवा में अंशदान कर्मचारी द्वारा नहीं रोका जा सकता है। आज हम इतने नियमों को डिटेल से समझने वाले हैं, इनके अंदर गहराई से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं 145 अवकाश एवं पेंशन अंशदान। देखिए, मान लो ये है एक राज्य कर्मचारी है। इस राज्य कर्मचारी को भेजा गया है वैदेशिक सेवा में। फिलहाल ये वैदेशिक सेवा में है। अब देखो, जब तक ये वैदेशिक सेवा में है ना, तब तक इसके पेंशन की राशि इसकी पेंशन की राशि का जो पेंशन अनुदान है ना, पेंशन अंशदान है ना, इसी व्यक्ति के पक्ष में राज्य की संचित निधि में जमा होगा। 145 क्या कहता है रूल? अवकाश एवं पेंशन अंशदान। तो डिटेल से पढ़ना पड़ेगा हमें। जब तक कोई राज्य कर्मचारी, ये राज्य कर्मचारी है, वैदेशिक सेवा में है, तब तक उसके पेंशन की राशि का पेंशन अंशदान इस व्यक्ति के पक्ष में राज्य की संचित निधि, ये राज्य की संचित निधि है, राज्य की संचित निधि में क्या होगा? जमा किया जाएगा। जैसे कि रूल में स्पष्ट है कि अवकाश एवं पेंशन अंशदान दोनों के लिए। तो जो अवकाश है ना, अवकाश वेतन पर भी क्या दिया जाएगा? अंशदान दिया जाएगा। यानी अंशदान जो है ना, वह अवकाश वेतन पर भी दिया जाएगा, अवकाश वेतन पर भी। अब मान लो कोई कर्मचारी पंचायत समिति में नियुक्त है। ये कर्मचारी को कहाँ भेजा गया है? पंचायत समिति में प्रतिनियुक्त किया गया है। तो इन पंचायत समिति में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को से पेंशन अनुदान नहीं लिया जाएगा। पेंशन अंशदान नहीं लिया जाएगा। किससे नहीं लिया जाएगा? जो पंचायत समिति में क्या है? नियुक्त हैं। यानी पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से पेंशन अंशदान नहीं लिया जाएगा। ये क्लियर रखना भी। चलिए अब देखिए आगे, वैदेशिक सेवा में सेवानिवृत्ति। मान लेते हैं कोई कर्मचारी है राज्य कर्मचारी, जिसको कहाँ भेजा गया है? वैदेशिक सेवा में भेजा गया है। तो यदि वैदेशिक सेवा में सेवानिवृत्ति हो, कहाँ सेवानिवृत्ति हो? वैदेशिक सेवा में अगर सेवानिवृत्ति हो तो अगर इसका कुछ बकाया उपार्जित अवकाश है ना, तो बकाया उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान, किस तरह का भुगतान? नगद भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा? नगद भुगतान जो है, ये भी वैदेशिक नियोजन द्वारा वहन किया जाएगा। वैदेशिक नियोजन द्वारा, किसके द्वारा? वैदेशिक नियोजन द्वारा। देखो क्या कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि यदि वैदेशिक सेवा में कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो, यदि वैदेशिक सेवा में सेवानिवृत्ति हो, तो बकाया उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा? नगद भुगतान वैदेशिक नियोजन के द्वारा किया जाएगा।
नेक्स्ट है पेंशन अंशदान की वर्तमान दर, यानी पेंशन अंशदान की जो दर है वह क्या रहने वाली है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अगर ऐसा है भी कोई प्रतिनियुक्ति अवधि है, प्रतिनियुक्ति अवधि मतलब जितना भी टाइम हो, तो प्रतिनियुक्ति अवधि का मान लो वो जितना टाइम रहा है उस प्रतिनियुक्ति अवधि को मैं ए मान लेता हूँ। इस अवधि का, प्रतिनियुक्ति अवधि का जो पेंशन अंशदान है ना, पेंशन अंशदान, क्योंकि हमें पेंशन अंशदान की दर पूछा है, इस अवधि के लिए, इस टाइमिंग के लिए पेंशन अंशदान है ना, तो कर्मचारी ने जो पोस्ट धारण कर रखी है, ये कर्मचारी है, इस कर्मचारी द्वारा धारित पद, यानी अलग अलग पद होंगे, किस ग्रेड का पद है, इस पद का जो वेतन है ना, धारित पद का वेतन प्लस इस पद का महंगाई भत्ता है, महंगाई भत्ता, इसके योग का, इसका योग कर दिया, पद का वेतन और महंगाई भत्ते का क्या कर दिया, योग का कितना होगा, योग का 10%, वैसे यहाँ लिखा भी था मैंने 10%, योग का कितना होगा 10% की दर से चुकाया जाएगा। यानी पेंशन अंशदान की वर्तमान दर क्या होगी, तो जो अवधि प्रतिनियुक्ति अवधि जिसको बोलते हैं हम, कि जितना टाइम वो रहा है, प्रतिनियुक्त रहा है, प्रतिनियुक्ति अवधि मान लो ए है, तो इसका पेंशन अंशदान, इस अवधि का पेंशन, कर्मचारी द्वारा धारित पद मतलब जिस पद पर वो पोस्टेड है, कि पोस्टिंग हुई है, जो जिस पद पर है उस पद का जो वेतन है प्लस महंगाई भत्ता है, उन दोनों का योग करो और उसका क्या करो 10% कर दो। इस 10% की दर से क्या चुकाया जाएगा, वो पेंशन अंशदान चुकाया जाएगा। नेक्स्ट है पेंशन अंशदान कब चुकाया जाएगा, इसी रूल में चल रहा है सारा कुछ। यानी अवकाश और पेंशन अंशदान किस में होगा, 145 में, 145 में क्या है, अवकाश और पेंशन अंशदान है। देखिए पेंशन अंशदान कब चुकाया जाएगा, मान लो एक वित्तीय वर्ष है, एक वित्तीय वर्ष की सेवा के मामले की बात करें, एक वित्तीय वर्ष समझते हो क्या, एक वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये वित्तीय वर्ष है, ठीक है, जनवरी वाला नहीं लेना है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, अगर इस वित्तीय वर्ष की बात करें, एक वित्तीय वर्ष की सेवा के मामले की बात करें, तो जैसे ही वित्तीय वर्ष समाप्त होगा, वित्तीय वर्ष समाप्त होगा मतलब 31 मार्च आएगा, तो वित्तीय वर्ष जैसे ही समाप्त होगा, इस समाप्ति के 30 दिन के भीतर, 30 दिवस के अंदर क्या जमा कराना पड़ेगा, पेंशन अंशदान चुकाया जाएगा। यानी एक वित्तीय वर्ष की सेवा के मामले में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 30 दिवस में जमा कराया जाएगा। अब मान लो ऐसा हो कि वित्तीय वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ, एक वित्तीय वर्ष के बीच में ही क्या हो गया, स्थानांतरण, ट्रांसफ़र, अगर ऐसा हो जाता, होता ही रहता है ये, तो एक वित्तीय वर्ष के बीच में अगर स्थानांतरण हो जाए तो कर्मचारी जो है ना, कर्मचारी के जैसे ही वो राज्य सेवा में आएगा, राज्य सेवा में, क्योंकि वैदेशिक सेवा से आ रहे वो, राज्य सेवा में आने की तारीख के 30 दिन के भीतर, जिस तारीख को आ रहा है ना उस तारीख के 30 दिन में जमा करवाया जाएगा। मतलब दोनों मामलों में 30 दिन ही है, वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाए तो उसके 30 दिन अगले महीने, 1 महीने में, और वो अगर बीच में स्थानांतरण हो जाए तो जिस दिन वो ज्वाइन कर रहा है, वापस राज्य सरकार सेवा में आ रहा है जिस तारीख को, उस तारीख के 30 दिन के अंदर 30 दिन के भीतर, दोबारा सुनो, यदि वित्तीय वर्ष में के बीच में स्थानांतरण हो जाए तो कर्मचारी के राज्य सरकार की सेवा में आने की तारीख से 30 दिन के में भीतर ये इसको क्या करवाना पड़ेगा, जमा करवाया जाएगा। अब देखो माह की गणना कैसे की जाती है, माह की गणना, मंथ की गणना। देखो अगर मान लेते हैं कि माह की गणना आपने कैसे करनी है, यदि माह में 15 दिन तक सेवा की है, 15 दिन तक, 15 दिन का मतलब 15 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, जितने भी है, 15 दिन तक की सेवा, 15 दिन तक की अगर सेवा की है ना, तो उस माह को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, गणना के अंदर उसको शामिल नहीं किया जाएगा। और अगर 15 दिन से ऊपर हो गए,
15 दिन प्लस हो गए तो इस माह को गणना में शामिल किया जाएगा। समझ रहे हो? यदि माह में 15 दिन तक की सेवा हो तो उस माह को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि माह में 15 दिन से ज़्यादा की गणना हो तो गणना में उस पूरा माह माना जाएगा, कंप्लीट पूरा माह माना जाएगा, पूरा। समझ गए? नेक्स्ट, अवकाश वेतन। देखिए, अवकाश वेतन जिस संस्थान में कर्मचारी अवकाश से प्रस्थान करता है वही संस्थान अवकाश वेतन का भुगतान करेगी। तो ये रूल नंबर जो चल रहा है 145 नंबर, मोटा मोटा फिर देख लेते हैं एक बार। 145 फर्स्ट क्या है, संचित निधि। इस मामले में आपको ध्यान रखना है कि जब तक एक राज्य कर्मचारी वैदेशिक सेवा के अंदर है, अगर राज्य कर्मचारी, तब तक उसकी पेंशन की राशि का जो पेंशन अंशदान है उसके पक्ष में राज्य की संचित निधि में जमा किया जाएगा। और अंशदान जो है ना, अवकाश वेतन पर भी दिया जाएगा, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है, अवकाश, पेंशन, अंशदान। ठीक है भी। अगर मान लो कोई कर्मचारी पंचायत समितियों में है तो पंचायत समितियों में प्रतिनियुक्त कर्मचारी को पेंशन अंशदान नहीं दिया, उसे पेंशन अंशदान नहीं लिया जाएगा। और अब बात करें अगर वैदेशिक सेवा में सेवानिवृत्ति होती है तो यदि वैदेशिक सेवा में सेवानिवृत्ति हो तो बकाया उपार्जित अंशदान जो है, बकाया उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान ये भी किसको करना पड़ेगा, वैदेशिक नियोजन द्वारा वहन किया जाएगा। पेंशन अंशदान की दर क्या रहने वाली है, 10% रहने वाली है। यानी प्रतिनियुक्ति अवधि मान लेते हैं ए, और इसका पेंशन अंशदान कर्मचारी द्वारा धारित पद के वेतन और महंगाई भत्ते के योग का जोड़ का कितना रहने वाला है, 10% की दर से चुकाया जाएगा। क्या चीज़, पेंशन अंशदान। पेंशन अंशदान कब चुकाया जाएगा, एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च की सेवा अवधि के मामले में, एक वित्तीय वर्ष की सेवा अवधि के मामले में वित्तीय वर्ष की समाप्ति मतलब 31 मार्च, समाप्ति के पश्चात 30 दिवस के भीतर जमा करवाया जाएगा। यदि मान लो स्थानांतरण की बात करें, वित्तीय वर्ष के बीच में स्थानांतरण हो जाए तब, तो यदि वित्तीय वर्ष के बीच में स्थानांतरण हो जाए तो कर्मचारी के राज्य सरकार की सेवा में आने की तारीख से 30 दिन में जमा करवाया जाएगा। माह की गणना कैसे की जाएगी, यदि माह में 15 दिन तक सेवा की हो तो उस माह को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब 15 दिन या 15 दिन से कम की सेवा है तो उसको नहीं शामिल किया जाएगा। यदि माह में 15 दिन प्लस यानी 15 दिन से ज़्यादा हो तो गणना में पूरा माह लिया जाएगा, पूरा माह गणना में शामिल किया जाएगा। और अवकाश वेतन करें तो जिस संस्थान में कर्मचारी अवकाश से प्रस्थान करता है वही संस्था क्या करेगी, वही संस्था आपको अवकाश वेतन का भुगतान करेगी। अब रूल नंबर चलते हैं 146, 45 काफ़ी बड़ा था, 46 छोटा सा है। अंशदान की दर अभी बढ़ गए हैं 10%। अंशदान की दर क्या है, 10%। देखिए, सरकार के पास कंट्रोल है, वैसे सरकार के पास क्या है, नियंत्रण है। सरकार समय समय पर, आप ये समझो कि सरकार समय समय पर जो आदेश जारी कर पेंशन अंशदान की दर क्या कर सकती है, निर्धारित कर सकती है। लेकिन बात अब से प्रश्न में पूछा जाएगा कि वर्तमान में पेंशन दर जो है, अंशदान की दर है वो क्या है, तो जो मूल वेतन है ना, मूल वेतन प्लस, अभी पढ़ के आए पिछले वाले में भी अपने, मूल वेतन प्लस महंगाई, मूल वेतन प्लस महंगाई, महंगाई भत्ता इनका जोड़ कर दो, मूल वेतन और महंगाई भत्ते का जोड़ कर दो, और इसका निकालो कितना परसेंट, इसका 10%, योग का 10%, मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग का 10% क्या होगा, पेंशन अंशदान की दर होगी। पेंशन अंशदान की दर कितनी निर्धारित है वर्तमान में,
मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते के योग का 10%। चलिए अगला रूल 147 अंशदान की गणना। देखिए पेंशन के लिए अंशदान की गणना इस आधार पर की जाएगी कि वह कर्मचारी राजकीय सेवा में ही रहता है तो उस पर पेंशन अंशदान सरकार को कितना वहन करना पड़ेगा, सरकार की तरफ से कितना दिया जाएगा। और अंशदान की जो गणना है इसके अंदर अवकाश वेतन भी सम्मिलित किया जाता है। एक बार फिर से देखो 147 कहता है अंशदान की गणना। तो अंशदान की गणना तो किसके लिए अंशदान, पेंशन के लिए अंशदान की गणना इस आधार पर की जाएगी कि कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी है, कि राज्य कर्मचारी राजकीय सेवा में ही रहता है तो उस पर पेंशन अंशदान सरकार को कितना वहन करना पड़ेगा, ये इसमें है, सरकार को कितना वहन करना पड़ेगा। और अंशदान की गणना में क्या शामिल किया जाएगा, अंशदान की गणना में अवकाश वेतन को भी सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, मतलब सरकार के मोटा बात है कि भी कोई कर्मचारी लगातार ही किसमें है, राजकीय सेवा में ही रहता है तो उस पर पेंशन जो है ना, पेंशन अंशदान सरकार को, पेंशन के लिए अंशदान एक ही बात है, वो सरकार को कितना वहन करना पड़ेगा, वो 147 में सरकार के लिए। चलिए 148 में अंशदान छोड़ना या फिर छूट देना, 148 में देखिए सरकार के पास ये पावर है, सरकार के पास नियम बनाने का, रूल बनाने का मतलब एक तरीके से सरकार की शक्ति है कि सरकार चाहे ना तो समय पर आदेश जारी करके, या फिर ऐसे कह सकते हो कि सरकार जो है ना पेंशन अंशदान को छोड़ सकती है, पेंशन अंशदान को छोड़ सकती है, या फिर इसमें क्या दे सकती है, छूट दे सकती है। पेंशन अंशदान को या तो छोड़ सकती है या फिर क्या दे सकती है, इसमें छूट दे सकती है। कौन, सरकार पर है सारा कुछ। सरकार पेंशन अंशदान को छोड़ सकती है या इसमें छूट दे सकती है। जैसे मान लो कोई कर्मचारी है, वो गया है भूटान, वो भी प्रतिनियुक्ति पर, ठीक है भाई, जो कर्मचारी भूटान सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए हों उनको क्या दी जाएगी, छूट दी गई थी, यानी ऐसा रूल था। यानी एक बार फिर समझो कि जो कर्मचारी भूटान सरकार में प्रतिनियुक्ति पर गए थे ना, उनको पेंशन अंशदान में छूट दी गई थी। तो सरकार चाहे तो पेंशन अंशदान में छूट दे सकती है या फिर क्या कर सकती है, पेंशन अंशदान को छोड़ सकती है। चलिए अगला 149 अंशदान में बकाया, पेंशन अंशदान पर बकाया पर ब्याज। देखो मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि अगर एक कर्मचारी जो कर्मचारी है वो लगातार वित्तीय वर्ष में वैदेशिक सेवा में, पूरा वित्तीय वर्ष कर रहा है और वैदेशिक सेवा में है, तो जैसे वित्तीय वर्ष कंप्लीट होगा तो 30 दिन में पेंशन अंशदान जमा कराना आवश्यक है। और मान लो ये बीच में ही आ जाता है, ये कर्मचारी यहाँ तो वित्तीय वर्ष पूरा कर रहा था, अब मान लो ये क्या आ जाता है, बीच में ही आ जाता है, स्थानांतरण अगर उसका बीच में आ जाता है तो आप ये समझो कि यानी यदि वित्तीय वर्ष के बीच में ही राज्य सेवा में आ जाता है तो राज्य सेवा में आने वाली तारीख के 30 दिन में पेंशन अंशदान वैदेशिक नियोजन द्वारा जमा करवाना आवश्यक है। किसके द्वारा, वैदेशिक नियोक्ता बोल दो या विदेशिक नियोजन बोल दो, उसके द्वारा जमा कराया जाना
चाहिए। अब देखो बात है कि इसमें ब्याज की अंशदान के ब्याज पर अंशदान के बकाया पर ब्याज वो कैसे है कि मान लो अपने उन्होंने कहा था कि अगर मान लो 15 दिन है, माह में 15 दिन से वो प्लस है, ज़्यादा है, माह में 15 दिन से ज़्यादा है तो पूरा माह कंप्लीट जो है ना 15 दिन से ज़्यादा है तो पूरा माह पर ब्याज मिलना चाहिए। और अगर मान लो 15 दिन से एक आधा दिन कम है या 15 ही दिन है तो इस माह को छोड़ दें। ये माह क्या करना है, इस माह को छोड़कर ब्याज की गणना की जाएगी। ब्याज की गणना मतलब आपने अगर 15 दिन पूरे कर लिए, 16 दिन कर लिए तो पूरे माह पर ब्याज की गणना होगी। अगर मान लो 15 दिन से हुए हैं या एक दिन भी कम है तो इस महीने को छोड़कर ब्याज की गणना की जाएगी। अगर मान लेते हैं पेंशन अंशदान में देरी होती है, पेंशन अंशदान में देरी, अगर मान लेते हैं पेंशन अंशदान में क्या हो रही है, देरी हो रही है, उस कंडीशन में, देरी वाली कंडीशन में, पेंशन अंशदान में देरी हो रही है उस कंडीशन में 1% प्रति माह, 1%, 1% प्रति माह की दर से ब्याज लिया जाएगा। 1% प्रति माह की दर से ब्याज लिया जाएगा। और पेंशन अंशदान कौन प्राप्त करता है, पेंशन विभाग प्राप्त करता है, पेंशन विभाग प्राप्त करता है। और मान लो अगर कोई गलती की संभावना हो जाती है कि बार गणना गलत हो जाती है, गलत गणना हो जाती है, गलत गणना, तो ध्यान रखिए यदि गलत गणना कर वैदेशिक नियोक्ता जो है राशि जमा कराता है, क्योंकि राशि किसको करानी है, जमा विदेशी नियोक्ता को जमा करानी है, विदेशी नियोक्ता जमा कराता है तो पेंशन विभाग, क्योंकि जमा किस में कराएगा, पेंशन विभाग में, तो पेंशन विभाग उसको सूचित करेगा। और वैदेशिक नियोक्ता सूचना के एक माह मतलब इसने गणना गलत कर दी तो सूचना के एक महीने के अंदर वही 30 दिन, एक महीने के अंदर बकाया राशि जो है वो क्या करेगा, बकाया राशि जमा करवाएगा, जमा करवाना होगा, अन्य उस पर भी ब्याज लगेगा। अगर वो नहीं कराता ना एक महीने में तो जो राशि जितनी बताइए, मान लो कि इतनी राशि आपने कम दी है तो उस राशि पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 150, वैदेशिक सेवा में अंशदान कर्मचारी द्वारा नहीं रोका जा सकता है। देखिए जो पेंशन अंशदान है ना, पेंशन अंशदान सरकार को प्राप्त होता है। ये किसको प्राप्त होता है, सरकार को प्राप्त होता है। पेंशन अंशदान किसको प्राप्त होता है, सरकार को। और इस पर अगर मान लो कोई कर्मचारी या फिर वैदेशिक नियोजक या नियोक्ता रोक नहीं लगा सकता, ये दोनों ही रोक नहीं लगा सकते। अगर ये खुद कहें भी ना, कर्मचारी भी कहे कि भी वो रोक लगाना चाहता है तो कर्मचारी यदि रोकने के लिए कहे तो भी नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखना। वैदेशिक नियोक्ता या कर्मचारी कहे ना मेरा पेंशन अंशदान रोक लो तो बिल्कुल नहीं रोका जाएगा, कर्मचारी के कहने पर भी नहीं रोका जाएगा। तो 150 कहते हैं वैदेशिक सेवा में अंशदान कर्मचारी द्वारा नहीं रोका जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो रूल्स पढ़े हैं एक बार सरसरी नज़र डाल लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। आज हम कर रहे हैं राजस्थान सेवा नियम जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम और टीआरए एग्ज़ाम के लिए अध्याय नंबर 13 हमने चला रखा है वैदेशिक सेवा का। अध्याय नंबर 13 का नाम है वैदेशिक सेवा और आज इसकी तीसरी वीडियो रहने वाली है। अभी तक आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। आज और इसमें रूल हैं 141 से 157। आज हमने 145 से शुरू किया है। 145 में है अवकाश एवं पेंशन अंशदान। 146 में है अंशदान की दर। 147 में अंशदान की गणना। 148 में अंशदान छोड़ना या छूट देना। ये अंशदान पेंशन अंशदान है, बस ये ध्यान रखना।
और 149 है अंशदान के बकाया पर ब्याज, और 150 है वैदेशिक सेवा में अंशदान कर्मचारी द्वारा नहीं रोका जा सकता है। कर्मचारी चाहे भी ना तो भी नहीं रोक सकता। इससे लास्ट वीडियोज़ में हमने 141 से शुरू किया था वो, और आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। चलिए, अभी आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। हाँ भी 141 यहाँ से शुरू किया था। पहले तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, स्टडी विद एस.के. वर्मा। और हम जो RSR पढ़ रहे हैं, वैदेशिक सेवा, हमारा 13 लेसन है, 13 नंबर लेसन है। तो यहाँ 141 से 157 इसमें दिए हुए हैं। तो 141 से 157 दिए हुए हैं। 141 था वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति। उसके बाद में 142 में वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण कब किया जाता है। 143 अवकाश के दौरान वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण पर वेतन आदि का भुगतान। 144 वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्त कर्मचारी द्वारा वैदेशिक नियोजन से वेतन प्राप्त करने की तारीख। फिर 144 ए आया था, अगली पूरी वीडियो में किया था ये 144 ए, वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें। वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें। और आज हमने शुरू किया था, शर्तें काफ़ी लंबी चौड़ी थी, पूरी एक वीडियो लगाई थी इसमें, लास्ट पूरी वीडियो इसी में प्रतिनियुक्ति की शर्तें हैं। हाँ भी, उसके बाद में आज हमने ये पढ़ा है जो, उसको पढ़ने से पहले चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप यदि हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से हैं तो हमारे कोचिंग सेंटर अभी कल कोच ज्वाइन कर सकते हैं। रीट का बैच, सेकंड ग्रेड का बैच, फर्स्ट ग्रेड बैच, UGC नेट 2024, IS और RS के लिए फाउंडेशन बैच, SSC GD का बैच रनिंग में है। ये हमारी ब्रांच मेन मुख्य ऑफिस जो कि भगत सिंह चौक पर है। ठीक है, चलिए आज जो शुरू किया था 145 अवकाश एवं पेंशन अंशदान, 146 अंशदान की दर, 147 अंशदान की गणना, 148 अंशदान छोड़ना या छूट देना, 149 अंशदान के बकाया पर ब्याज, और 150 वैदेशिक सेवा में अंशदान कर्मचारी द्वारा नहीं रोका जा सकता। कर्मचारी कहे तो भी नहीं रोक सकता। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, किसी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिलने दें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।